हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब की इस क्लासेस में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे साइंस। और यहाँ पे हमारे दो टॉपिक पूरे हो चुके थे, परमाणु अणु और रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज से हमारा जो तीसरा टॉपिक है ये शुरू होने वाला है, और ये है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है। तो इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, कि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल गई होगी। नहीं मिली होगी, जिनको ढूंढने में दिक्कत है वो अभी जा करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। इसके नीचे, क्लास के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले पीडीएफ आती है, उसके बाद में आपके पास में क्लासेस शो होती है। तो ठीक है। और हमारे पास में आपके लिए मैथ्स की और मैनेजमेंट की आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसी तरीके से साइंस की भी जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेगी, आपको एक थोड़े टाइम बाद में कंप्लीट साइंस की पूरी एक पीडीएफ देखने को मिलेगी। और यही एक पैटर्न है हमारा, कि आप पहले पीडीएफ निकलवाइए, उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी उसमें बुक कॉपी नहीं बनानी, और सीधे आपको उसी में लिखना है, उसी को याद करना है। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपकी बहुत मेहनत कम हो जाएगी। इसको सीधे आपको सीधे याद करना होगा। तो ठीक है, चलते हैं, आज शुरू करते हैं एक बिल्कुल शानदार टॉपिक में, कार्बन और उसके यौगिक। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन का हमने कई बार नाम भी सुना होगा। कई आप देखते हैं फेस वॉश देखते हैं, या फिर साबुन, सोप, ब्रश, कुछ भी आप कुछ भी चीज़ में देखते हैं तो आपको लिखा हुआ होता है, जैसे कार्बन फ्री, या फिर जैसे क्रीम होती है तो चारकोल युक्त काजल, या फिर आप काजल वगैरह लगाते हैं, हर चीज़ में आपको कार्बन पाया जाता है। हम जितनी भी चीज़ें हम आपके पास में देखते हैं, कि कपड़े या खाने पीने की चीज़ें या आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ें हम देखेंगे, ये प्लास्टिक, जैसे ये पेन वेन, या फिर वो आपको जला रहे कोयला, लकड़ी, उन सब में कार्बन पाया जाता है। लेकिन कार्बन कितने तरीके का हो सकता है, क्या क्या उसके उपयोग है, कुछ कौन से उसके अपर रूप होते हैं, किस अपर रूप का क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि जैसे किस अपर रूप की संरचना क्या होती है, कौन सा अपर रूप, उसका समावयव क्या होता है, किसके संरचना के ऊपर, या किसी भी तरीके से आपके उसके अभिक्रिया के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कार्बन के लिए हम सबसे पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, कार्बन और उसकी यौगिक। सबसे पहले तो हमने कार्बन के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख ली थी, कि कार्बन जो कि 6 नंबर का परमाणु क्रमांक होता है, इसका 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। अब जब परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसका परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 12। इतना आपको सबको पता है कि कार्बन क्या होता है, 6C12, परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12। ये आपको पता है कि परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो परमाणु क्रमांक है वही आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही आपके प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6, और न्यूट्रॉन की संख्या जब आपको निकालनी होती है, तो अब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको परमाणु जो ऊपर दिया हुआ है, जो द्रव्यमान दिया हुआ है, उसमें से आपको परमाणु क्रमांक का माइनस कर देना, तो आपके पास में न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी आपके पास 6। इतना सब कुछ आपको पहले से पता है। इसके बाद में हम आगे आज की क्लास जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि संयोजकता। संयोजकता को कैसे डिफाइन करें, कि कार्बन का आप देखेंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक जब इसका 6 है, तो उसका आप संकरण देखेंगे, या फिर आप उसकी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिर्फ आप समझ लीजिए, आपको याद नहीं करना। कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p2। यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे पाए जाएंगे, उसको अगर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि कौन सा तो तत्व बिल्कुल स्थायी होता है और कौन सा तत्व अस्थायी होता है। तो उसका स्थायित्व होता है कि वो कितना भरा हुआ है। जैसे कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, तो आपके सामने कुछ भी ला करके रख दे, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका पेट आधा खाली है और आपके सामने कोई मिठाई आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आपका मन खाने को तुरंत कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से तो स्थायी कक्षक कब होता है, बिल्कुल छोटी सी आप एक चीज समझो, कि जब या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्थायी कक्षक होगा। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल स्थायी बनाएगा। उसके बाद में 2 के बाद में अगला नंबर आता है 10। ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो, किसी चीज में 10 इलेक्ट्रॉन हो, 10 के बाद में आगे और भी होंगे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ऐसे मतलब बहुत सारे आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको कार्बन का कहाँ होता है, 2 और 10 के बीच में 6। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तब वो स्थायी होगा, या फिर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो तब वो स्थायी होगा। तो 6 से या तो हम 4 इलेक्ट्रॉन कम करें तब जा करके वो स्थायी बनेगा, या फिर हम 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करें तब जाके वो स्थायी बनेगा।
लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देना, यानी कोई भी जैसे अपनी धन संपदा में से इतना बड़ा हिस्सा किसी को देना या किसी से लेना कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए ये किसी को देता या लेता तो नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक दूसरी चीज बनाता है। क्या करता है ये एक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कैसे बनाएगा, हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन फ्री, कार्बन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में जो चार जो फ्री घूम रहे हैं, चार जो फ्री घूम रहे हैं वो आप ये मान लो कि कार्बन के 4 हाथ हैं। जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं वैसे आप ये मान लो कार्बन के 4 हाथ हैं, 2 ये और 2 इधर। इस तरीके से कार्बन के पास में 4 हाथ हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों हाथों से वो किसी दूसरे के 4 हाथ पकड़ सकता है कि इस एक हाथ से इस एक हाथ को पकड़ के और एक बंध बना लेगा। यानी कि जो इसका ये एक हाथ है, आप ये समझ लो, जो इसका ये एक हाथ है इसको किसी और के एक हाथ से जोड़ करके और यहाँ पे क्या बना देगा, ये एक बंध। एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा। इस तरीके से कार्बन से एक बार में कुल 4 चीजें जुड़ी हो सकती है। समझ लिया आपने कि कार्बन के 4 हाथ हैं, उन चारों हाथों से 4 चीजें यहाँ पे जुड़ी हो सकती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। वो 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। ये आगे बहुत काम आने वाली चीज है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, फिर हम इससे आगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से देखेंगे। तो संयोजकता को आप इतना सा समझ लीजिए कि इसके पास में 4 हाथ हैं, उन चारों हाथों से ये हाथ किसी का भी हाथ जोड़ करके कोई चीज बना सकता है, कोई भी इसकी संरचना बना सकता है, कोई इसकी यौगिक बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। कार्बन से 1 2 3 4, 4 बंद हो जाएंगे कार्बन किसी दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके, और ये बंद बनाएगा, ये होगा बंद। ये जो आपको दिख रहे हैं ये बंद होंगे। इसलिए क्या होगा, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। ठीक है, बस इतना सा समझना था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं, चतुसंयोजी भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय है। समचतुष्फलकीय कैसे, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, बीच में ये कार्बन है और मैंने बताया कि इसके जैसे 4 हाथ है, एक ये जा रहा, एक ये और एक ये पीछे की तरफ, पीछे की तरफ है। इसको 3D में यहाँ पे बता नहीं सकते। तो ये जो ये 4 हाथ हुए ये तो इसकी हो गई संयोजकता। अब इसकी जब हम ज्यामिति की बात कर रहे हैं तो ज्यामिति हो गई समचतुष्फल की। जैसे अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरीके से समचतुष्फल की एक संरचना बनाएगा, उस वजह से इसको बोला जाता है कि इसकी ज्यामिति क्या होती है, समचतुष्फल की। तो ये आपके सीधे डायरेक्ट याद करने की चीज है कि कार्बन की ज्यामिति कैसी है, समचतुष्फल की। फिर इसमें बात करेंगे कि बंध कोण। बंध कोण की जब बात करेंगे कि जैसे इस एक बंध से दूसरे बंध के बीच में कोण कितना है, तो हमें सीधा डायरेक्ट फैक्ट याद करना है कि एक बंध से दूसरे बंध के बीच में जो कोण होगा वो होगा 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये वाला जो चिन्ह है 109 डिग्री और 28 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं। समय वाला मिनट नहीं है, ये कोण वाला मिनट है। मिनट के आगे सेकंड भी चलते हैं पर ये वो समय वाले मिनट नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि 109 डिग्री और 28 मिनट। और आप यह दोबारा देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 6, द्रव्यमान संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। उसके बाद में हम देखेंगे कि संयोजकता, संयोजकता हो गई इसकी 4, इसलिए इसको बोल देते हैं चतुसंयोजी। उसके बाद में हम देखते हैं ज्यामिति, ज्यामिति हो गई इसकी समचतुष्फल की। और बंध कोण हो गया इसका 109 डिग्री 28 मिनट। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, बहुत अच्छे से याद करना है कि 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट, समचतुष्फल की और संयोजकता 4। आगे और देखेंगे कि कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मैंने बताया कि जैसे अष्टक पूर्ण करने के यानी कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, अन्य 4 परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। जैसे मैंने बताया कि 4 हाथ इसके फ्री है, तो उन चारों हाथों से दूसरे के 4 हाथों से एक साथ वो जुड़ करके संरचना बनाता है, मतलब वो चेन बना देता है पूरा। ये जैसे कार्बन की यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। अब इससे कुछ भी जुड़ सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है टोटल। आपको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, परमाणु क्रमांक 1, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसको भी स्थायित्व प्राप्त करना है, तो मैंने क्या बोला कि या तो स्थायित्व 2 पे होता है या 10 पे होता है। तो इसको भी क्या करना है कि 2 करना पड़ेगा। 2 के लिए इसको किसी और का 1 लेना पड़ेगा। तो ये भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने पास जो इसके पास 1 है और ये जो कार्बन के पास में जो 4 हाथ है, इस तरीके से ये भी इनसे जुड़ जाता है। तो ये तो कार्बन का हाथ, मान लो ये कार्बन का हाथ हो गया, और इधर ये हाइड्रोजन का, और ये दोनों जुड़ करके ये सहसंयोजक बंध बना दिए। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ सकता है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो 4 हाथ है लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ है,
एक हाथ मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो जुड़ करके कार्बन से इसी तरीके से चार बंध बना देंगे, चार जुड़ सकते हैं कार्बन से, यहाँ पे चार हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब हाइड्रोजन का एग्जांपल दिए क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जुड़ कुछ भी सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकती है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन भी जुड़ सकता है। अब जब कार्बन से कार्बन जुड़ेगा फिर आगे और कार्बन जुड़ेगा तो वो एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप ये सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं ये समझिए, तो चेन आगे बाद में पूरी चेन बनाना भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया कि ये जो जुड़ा हुआ होता है, फैक्ट इसमें याद रखने की बात सिर्फ ये है कि चार इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी करते हैं, ये जो जुड़ते हैं ये सहसंयोजक बंध से जुड़ते हैं। इस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। इसके बाद में हम देखेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कैसे, क्या आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 6-7 क्लास से आपके शुरू हो जाते हैं, और हर बच्चे ने ये चीज सबने पढ़ी होगी कि जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन सुनते हो हम हमेशा से आ रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हीरा देखे जाएगा, आप एक हीरा जो होता है, हीरा जो अंगूठी में भी लगा हुआ होता है या फिर कोई नग या फिर कहीं पे प्रदर्शनी में रखा हुआ होता है, जो बहुत महंगी धातु है, मतलब बहुत महंगा तत्व है, वो हीरा एकदम चमकदार, वो भी किससे बना हुआ है, कार्बन से। और जो हमें कोई जली हुई लकड़ी या फिर कोयला, कोयला हो गया, काजल हो गया, या फिर कोई भी कोई कार्बन का कोई भी टुकड़ा, वो सब भी कार्बन से बने हुए हैं। और आप देखोगे कहाँ हीरा और कहाँ कोयला, लेकिन बने हुए दोनों कार्बन से। पेंसिल का नुक्का, पेंसिल का जो नोक होता है आगे ब्लैक कलर का जो नोक, उसके अंदर जो लीड होती है अंदर, वो लीड किससे होती है, कार्बन से बनी हुई होती है। तो ये सब चीज जब कार्बन से बन रही है तो ये एक ही कार्बन से कभी तो हीरा बन रहा है और कभी क्या बन रही है, पेंसिल का नोक कभी बन रहा है वो कोयला। कोयले की तो उतनी कीमत नहीं होती, लेकिन हीरे की कीमत होती है उसकी कुछ विशेष संरचना और उसकी विशेष विशेषताओं के कारण। तो उस विशेषताओं का किस तरीके से उसमें क्या परिवर्तन हुआ उनके बारे में हमें अध्ययन देखना होता है, उनमें डिफरेंस देखना होता है कि हीरा में क्या होगा, ग्रेफाइट में क्या होगा, फुलरीन में क्या होगा। जब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हम उसके क्या है अलग अलग जो संरचनाएं बनाते हैं वो उसके अपर रूपों का अध्ययन करना पड़ता है। अब कार्बन के दो तरीके के अपर रूप होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कैसे, जो चमकदार जो चीजें होती है, अक्रिस्टलीय कौन सी, जिनकी संरचना निश्चित नहीं होती। अब जैसे जो क्रिस्टलीय में जिनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, एक फिक्स ज्यामितीय व्यवस्था होती है कि इसके बाद में ये इससे जुड़ेगा, इसके बाद में ये इससे जुड़ेगा, इसके बाद में ये इससे जुड़ेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर जिसका फिक्स होगा वो बनाएंगे क्रिस्टलीय संरचनाएं। और जिनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा, जैसे कि कोयला आपको इतना सा भी दिख जाता है, कोयले का पाउडर भी मिल जाता है, कोयला इतना बड़ा भी मिल जाता है, इनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा, वो अनिश्चित ज्यामितीय संरचना वाले वो बनाएंगे अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय में कैसे, क्रिस्टलीय में आपके पास में सबसे मेन है तीन, कि ये तीनों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, नाम आपने सुना होगा, तीनों के बारे में गहन अध्ययन करना है हमें डीपली जाकर के कि हीरा क्या है, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसी तरीके से अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय कौन कौन से हो गए, बहुत सारे होते हैं, जैसे मेन है काजल, कोयला, कोक, चारकोल, गैस कार्बन, गैस कार्बन, ठीक है। चारकोल जैसे आपने कहीं फेस वॉश पर लिखा हुआ होता है चारकोल युक्त फेस वॉश। काजल आप जानते हैं कि काजल आंखों में लगाने वाला। कोयला आपको पता है लकड़ी को जला के, ये लकड़ी से जो कोयला बनता है। कोक, गैस कार्बन, इस तरीके से ये क्या होंगे, अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय के बारे में हमें गहन अध्ययन करना है। क्रिस्टलीय कैसे, सबसे पहले देखेंगे हीरा, डायमंड, वही हीरा जो आपको अंगूठी में देखने को मिला है, जो सबसे महंगी आपको देखने को मिलती है। अब हीरे की क्या विशेषता होती है, हीरा एक तो सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। वो क्यों है, वो क्यों है उसका अध्ययन हम देखेंगे कि हीरे में क्या होता है कि जब कार्बन का प्रत्येक परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना बनाता है, यानी कि कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है वो अन्य चार कार्बन परमाणु से, यानी कि अब इससे क्या जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ भी कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब ये जो कार्बन है इससे फिर आगे चार जुड़ेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इससे आगे फिर चार जुड़ेंगे, इससे आगे फिर चार जुड़ेंगे। इस तरीके से ये जुड़ करके आखिर में जाकर के एक पूरी एक श्रृंखला बनाएंगे। जो वो श्रृंखला बनाएंगे वो श्रृंखला क्या होती है, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की संरचना। एक कार्बन चार अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है और वो जो संरचना बनाते हैं वो श्रृंखला होती है दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल की श्रृंखला। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप इसको देख सकते हो, ये इसका चित्र है कि जो हीरा आप जो देखते हो वो तो हीरे का ओरिजिनल चित्र होता है, लेकिन हम ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें कार्बन कैसे जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये इधर से ये कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन से ये कार्बन से, तो इस कार्बन से ये एक दो तीन चार ऐसे सब जुड़े हुए हैं। तो ये एक कार्बन अन्य चार कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, अन्य चार कार्बनों से, ये लिख रहा, अन्य चार कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध दूरी कितनी होती है।
तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट याद रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बंध दूरी, जहां हम उधर बंध दूरी की नॉर्मली बात कर रहे थे, नॉर्मली आपको याद है कि बंध कोण कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो केवल कार्बन का नॉर्मली जब पूछे जाए, लेकिन आपसे पूछा जाए कि हीरे के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध दूरी कितनी होती है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम ये ए मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एंगस्ट्रम, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद में एंगस्ट्रम में भी लिखा हुआ आ सकता है, ये कई बार इसको पिकोमीटर में पूछ लिया जाता है। तो अगर 1.54 एंगस्ट्रम है तो इसको 154 पिकोमीटर भी लिखते हैं, 154 पिकोमीटर, ठीक है। ये लिख रहा 154 पिकोमीटर। ये पीएम को आप याद रखने के लिए आप लिख सकते हो पेंसिल से या पेन से, आपके पास में इसीलिए पीडीएफ पहले से दी गई है कि जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है वो अपने साइड में पेन से लिख सकते हो। जैसे कि ये हो गया पिकोमीटर और ये हो गया एंगस्ट्रम, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध दूरी कितनी है 1.54 एंगस्ट्रम। और जब नॉर्मली हम कोण की बात करें कि कार्बन में कितना 109 डिग्री 28 मिनट, आगे देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है कि ये एक क्या है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि हीरे में कभी भी करंट पास नहीं होता। विद्युत का कुचालक का मतलब उसमें करंट नहीं आएगा। जैसे कि आप उसको बिजली के मतलब तारों के भी आप जाकर के अड़ा दो और उससे आप जुड़े हुए हो, आगे हीरा और पीछे आप हो, तो उसमें करंट आपके पास होकर के आपके ऊपर करंट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये होता है विद्युत का कुचालक। हीरा क्या होता है विद्युत का कुचालक। फिर उसमें संकरण पाया जाता है sp3। अब sp3 एक संकरण होता है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसको समझ भी सकते हैं, पर आपके ये संकरण निकालना आपके होता नहीं है। sp3 sp2 इस तरीके से sp संकरण, तो संकरण होते हैं जो बंध के आधार पर संकरण बनाए जाते हैं। आप सीधे इसको याद रख सकते हो। तो इसमें क्या पाया जाता है sp3, sp3 संकरण पाया जाता है हीरे में। फिर इसकी चमक का क्या कारण है, जो हीरा चमकता है वो चमकता है इसके पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। हीरा क्यों चमकता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। और अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पदार्थ है, जो अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में दिए कि हीरा क्या है विद्युत का कुचालक है, इसका संकरण कितना है sp3, ये क्यों चमकता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, और अब तक का ज्ञात सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। इसके बाद में हम देखेंगे इसका गलनांक। गलनांक क्या कि कितने ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर के हीरा मतलब गल जाएगा, टूट जाएगा या बिखर जाएगा, उसकी संरचना बिगड़ जाएगी, वो होगा गलनांक। गलनांक एक विशेष टेम्परेचर होता है, हर चीज का एक गलनांक या क्वथनांक दोनों चीज होती है। तो गलनांक इसका कितना है 3843 केल्विन, ठीक है, 3843 केल्विन इसको बोल सकते हो। इसको याद ही करना है आपको कि हीरे का कितना है 3843। आप इसको भूल भी जाओ तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, उसमें पे ग्रेड कितना होता है 4800। जब आप 4800 पे ग्रेड याद रख सकते हो तो यहाँ 3800 भी याद रख सकते हो, ठीक है। 4800 पे ग्रेड आपको याद है तो 3800 इसका हीरे का गलनांक भी आपको याद होगा कि ये 3800 है और यहाँ पे हम 4800 की तैयारी कर रहे हैं। तो 3843 इसका पे ग्रेड यानी ओ गलनांक, इस हीरे का गलनांक क्या है 3843। फिर इसकी बात करेंगे विशिष्ट घनत्व। हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना है, विशिष्ट घनत्व मतलब कि जैसे द्रव्यमान बटा आयतन, इसका एक घनत्व होता है कि कितना द्रव्यमान कितने उसमें आयतन में घेर रहा है, तो वो तो होता है घनत्व। और विशिष्ट घनत्व क्या होता है, जब घनत्व को किसी और के परिप्रेक्ष्य में देखे, कि जैसे किसी और के, जैसे हम तुलना करते हैं ना कि उसके इतने नंबर आए और तेरे कितने नंबर आए, घर वाले क्या करते हैं कि तुलना करते हैं कि उसके तो इतनी परसेंट बनी है तेरे कितनी बनी है। वो उनको आपके कम बनने से संतुष्टि नहीं है, अगर दूसरे के भी कम बनी तो आप बच जाओगे, लेकिन दूसरे के ज्यादा बनी और आपके कम बनी तो वहां पे तुलनात्मक रूप से अध्ययन में आप मारे जाओगे। यही होता है विशिष्ट अध्ययन। ये भी क्या होता है एक तरह से तुलनात्मक रूप से घनत्व देखा जाता है। और इसमें क्या होगा विशिष्ट घनत्व 2.25। जो फैक्ट याद रखने वो आपके पास में डायरेक्ट सीधे के सीधे लिखे हुए हैं कि संकरण क्या है sp3, विशिष्ट घनत्व कितना है 2.25, गलनांक कितना है 3843। आगे हम देखेंगे कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और दाब पे उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। कि हीरा कैसे बनाया जा सकता है, हीरा बनने की प्रोसेस बता रही है कि हीरा कैसे बन रहा है कि जब शुद्ध कार्बन होता है उस शुद्ध कार्बन को उच्च ताप और उच्च दाब पर, बहुत उच्च ताप और बहुत उच्च दाब जब दिया जाए तो उससे हीरा बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है पर बनाना इतना आसान नहीं है, वरना कोई भी बना लेता। जो ये प्रोसेस है इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतना ज़्यादा प्रेशर उसमें चाहिए होता है कि वो आपके पास में नॉर्मली के
अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के पास में भी इस तरीके की मशीनें नहीं है कि उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर और ये दिया जाए। दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हर कोई इसको बना नहीं पाता, वरना हीरे की आजकल लाइन लग जाती। तो हीरा इसीलिए जब जमीन में जब मिलता है, हीरा जो मिलता है जमीन में, तो जमीन में क्या है, हजारों लाखों वर्षों से वो जो पुराने कार वो लकड़ी और जीव शेल वगैरह, जैसे कि डायनासोर वगैरह जो दब गए भूकंप में, अंदर चले गए, वो अंदर चले गए, लकड़ी जीवाश्म को इस तरीके की चीजें जो लाखों सालों से जब दबी रही, तो अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ज़मीन के अंदर बहुत नीचे जब गहराई में जाएंगे तब इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है कि उस टेम्परेचर पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव ऊपर से, जब सतह उससे पूरी दबी हुई है, उस दबाव से और टेम्परेचर से वो कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीरे में। तो इस तरीके से जाकर के हीरा बनता है, और वो उसको निकालना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गहराई में पाया जाता है कि वहाँ पे आम इंसान अगर इस तरीके से पूछे तो वैसे ही जल जाए। जैसे सूरज के पास में जाने पर गर्मी होती है, वैसे पृथ्वी के गर्भ में जाने में, जितना गर्भ में जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। तो यही चीज़ होता है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप दाब पर बना करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर इसमें उपयोग, उपयोग क्या क्या होता है हीरे का उपयोग, एक तो आपको सबको पता है कि आभूषणों में, अंगूठी में, या ईयरिंग जो भी होता है जिस भी चीज़ में, तो उन सब में होता है हीरा। उसके बाद में हम देखेंगे कांच या पत्थर आदि को काटने में, पत्थर या कांच को काटने की जो मशीन होती है, उस मशीन में आगे थोड़ा सा छोटा सा एक हीरा का टुकड़ा लगाया जाता है। अब हीरा इतना कठोर पदार्थ है, जैसे बताया कि अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ, तो अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, यानी कि इसको तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं है, तो इसलिए ये दूसरों को तोड़ने के काम आ रहा है। पत्थर या कांच को, अब पत्थरों को काट देता है, सोच लो आप कितना मजबूत होगा ये, कि इसको आप यूं नहीं कि हथौड़ी से आप इस पे हीरे पे दिए और ये टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। हीरे को बहुत बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ है, बहुत ज्यादा। इसी वजह से इसको दूसरों को तोड़ने यानी कि दूसरों को काटने में इसको काम में लिया जा रहा है। मशीनों को आगे जब लगाते हैं तो कांच या पत्थर आदि को काटने में किसका काम होता है, हीरे का। फिर आप देखेंगे फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम आप देखेंगे पुरानी पिक्चरों में या जो भूत या मूवी होती है पुरानी, उनमें आपके सामने एक ऐसा स्पीकर सा लगा हुआ होता है जिसमें एक गोल कैसेट, गोल सी कैसेट होती है, घूम रही होती है, और उस पर वहाँ पे उसको लगाया जाता है। जैसे 3 इडियट्स में जो वो प्रोफेसर था वो सुनता था, वो वाला जो पुराने ज़माने का, एक आगे तो भोपू लगा हुआ होता है, आगे नीचे गोल कैसेट होती है, उस गोल कैसेट पे यहाँ पे इसको लगाया जाता है, इस पिन को इस पे लगा के छोड़ा जाता है, और ये गोल सी जो कैसेट होती है इस पे ये इस तरीके से संरचनाएं बनी हुई होती है। एक ब्लैक कलर की इतनी बड़ी जब कैसेट आती थी वो होता है फोनोग्राम, और उस फोनोग्राम में मतलब जो आगे उसको पढ़ने के लिए, उसके जो कंपन को समझने के लिए जो आगे सुई लगी हुई होती है, उसमें काम आता है हीरा। तो हीरे के उपयोग क्या क्या है, कांच पत्थर आदि को काटने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। आपने यहाँ देखा कि हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक, sp3 इसमें संकरण होता है, चमक होती है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, गलनांक इसका है 3843, विशिष्ट घनत्व इसका 2.25, और इसमें इसके उपयोग आगे देखेंगे हम आगे। और ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट क्या होता है, हीरे के लिए इतना काफ़ी है कि हीरे में sp3 संकरण वगैरह। अब ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जैसा बताया मैंने, पेंसिल में पेंसिल का नोक जो आपने देखा होगा वो ग्रेफाइट होता है। अब हीरा किस तरीके की संरचना हो गई, एकदम कठोर पदार्थ, बिल्कुल चमकदार पदार्थ। ग्रेफाइट कैसे हो गया, पेंसिल का नुक्का आप ऐसे करोगे जिसमें टूट जाएगा, आप ज़्यादा उसमें गड़ो के लिख दोगे तो भी टूट जाता है, छीलते छीलते भी टूट जाता है। कभी कभी तो उसको छीलते छीलते परेशान हो जाते हैं कि पेंसिल छोटी होती जाएगी लेकिन वो टूटते हुए निकलेगी। तो इतना कमजोर पदार्थ क्या होता है, वो ग्रेफाइट। वो भी कार्बन का बना हुआ है, हीरा भी कार्बन का बना हुआ है। फर्क क्या है, फर्क इसलिए कि हीरे ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। हीरे में क्या था, हीरे में तो था 4 परमाणुओं से, यहाँ 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 यहाँ। इसमें क्या होगा, इसमें 3 परमाणुओं से जुड़ा होगा। अब 3 से कैसे, एक विशेष कोण पे कैसे देखना कि 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तल में षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। ये एक ही तल में, इसको मत देखना, सिर्फ ऊपर ऊपर का देखना कि एक ही तल में षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। ये इसको देखोगे आप तो ये षटकोणीय, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय, और ये वलय जब ये बंद हो गई, बंद का मतलब हो गया वलय, सर्किल टाइप हो गया ये एक तरह से, तो ये वलय संरचना बनाएंगे और षटकोणीय संरचना बनाएंगे। इस तरीके की संरचना में क्या होता है कि अब कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, आपको पता है कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो इसलिए इसमें 4 संयोजकता होगी। अब 4 संयोजकता होगी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। जब 3 से जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली एक हाथ फ्री है, एक हाथ इसमें फ्री हो गया, 3 हाथ तो 3 को जोड़ दिए, 3 अन्य कार्बन परमाणु को, लेकिन एक हाथ इसमें फ्री हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे कि दोनों हाथों से एक को पकड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पे एक बनाएगा इसमें डबल बॉन्ड, कोई सा भी एक इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये इसका मतलब हो गया कि 2 हाथ, ये हो गया डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध। ये इसमें बोला गया है कि इसमें से एक क्या होता है, द्विबंध।
तो इसमें क्या है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें से एक होता है उसमें द्विबंध। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। एक तल ये रहा, दूसरा तल ये रहा, तीसरा तल नीचे, 4, 5, इस तरीके से ये क्या होता है, ये जो षटकोणीय जो वलय संरचनाएं जो तल बनते हैं, ये तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जैसे आप बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो बिस्किट के पैकेट में एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो जमे हुए होते हैं ना बिस्किट, उसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, एक तल में इनके सारे तल एक संरचना में जमे हुए होते हैं। और ये क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, दुर्बल बंध। एक के दूसरे तल के बीच में जो होता है वो दुर्बल बंध होता है। इसी वजह से वो आसानी से क्या है, फिसल भी सकते हैं। क्यों फिसल सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में दुर्बल बंध होता है। ये आपस में तो वही आपस में बंध अलग होता है, लेकिन इनके बीच में जो जा रहा है, इनके बीच में एक तल के बीच में दूसरे तल के बीच में, वो होगा यहाँ पे ये वाला बंध होगा दुर्बल। ठीक है, तो इसमें याद करने के लिए क्या है आपके पास में, याद करने के लिए सिर्फ इसमें इतना है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, षटकोणीय वलय बनाते हैं। उसके अलावा उसमें से एक क्या होता है, इसमें एक द्विबंध होता है, और ये परतदार संरचनाएं बनाते हैं, एक के ऊपर दूसरी परत जमकर संरचना बनाती है। इस वजह से ये क्या होते हैं कि दुर्बल बंध से जुड़े होने के कारण ये फिसल भी सकते हैं। आगे इसमें काम की चीजें और देखेंगे कि दो परतों के मध्य दूरी इसमें हो गई 3.40 एंगस्ट्रम। 3.40 एंगस्ट्रम, जैसे हीरे का याद किया वैसे आपको इसका याद करना है कि दो परतों के मध्य दूरी हो गई 3.40 एंगस्ट्रम। और इसको जब पिकोमीटर में लिखेंगे तो वो ये क्या हो गया कि 340 पिकोमीटर। ये आप लिख लीजिए कि ये हो गया 340 पिकोमीटर। फिर हम इसमें देखेंगे कि हीरा क्या होता है, हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, हीरे में करंट नहीं आता। लेकिन पेंसिल, ग्रेफाइट क्या हो गया, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए हम छोटे बच्चों को बोर्ड स्विच से दूर रखते हैं। जब उनके हाथ में पेंसिल होती है तो उनके क्या है, कीड़े करने की आदत होती है। वो क्या करते हैं, बिजली के बोर्ड के पास में जाके उसके अंदर पेंसिल या पेन उसके अंदर बिजली के बोर्ड में स्विच में डाल रहे होते हैं। तो जब वो पेन को उसमें डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि करंट आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इसलिए आप छोटे बच्चों को बिजली के बोर्ड से दूर रखें, खास करके उनके हाथ में जब पेंसिल वगैरह कोई चीज़ हो जो वो उसके अंदर जा सकती हो। जो बिजली के बोर्ड में जाएगी उसके अंदर आगे होगा नुक्का, वो नुक जो होगा वो ग्रेफाइट का होगा। और वो ग्रेफाइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और उसमें करंट आ सकता है। अगर मान लीजिए वो पेंसिल आगे की जगह पीछे से दोनों तरफ से छिली हुई हो तो उससे करंट फ्लो होगा और उससे जिसको पकड़ा हुआ है उसके भी करंट आ सकता है। इसलिए बच्चों को इससे दूर रखना है। सबसे मेन चीज इसमें क्या है कि विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। और सुचालक होने के कारण क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। दूसरी चीज इसमें संकरण, कि जैसे हीरे में संकरण था sp3, वैसे इसमें संकरण क्या है, sp2। सीधे से याद रखने की चीज है कि इसमें पाया जाएगा sp2 संकरण। फिर आगे देखेंगे कि काले धूसर रंग का, आप देखते ही हैं नोक जो लीड होती है वो कैसे होती है, काले धूसर रंग की, बिल्कुल डार्क ब्लैक। फिर उसके बाद में चमकदार, चमकदार होते ही हैं कि काले धूसर रंग का होगा, चमकदार होगा और चिकना होगा, बिल्कुल चिकना भी होता है। और फिसलनशील, फिसलनशील होता है। ये हमने पहले भी देखा कि फिसलनशील क्यों होता है, क्योंकि उसमें परतदार संरचना होती है जो कि फिसल सकती है। फिर इसमें विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट घनत्व की हम बात करेंगे। वही विशिष्ट घनत्व इसका क्या हो गया, 3.51। आप यह देखेंगे कि जब इसका विशिष्ट घनत्व देख रहे हैं तो आ रहा है 2.25। तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन में हम विशिष्ट घनत्व में देख रहे हैं तो 2.25 और इसका घनत्व देख रहे हैं तो 3.51। तो इसका विशिष्ट घनत्व ज्यादा होता है। आप इतना तो याद रख ही सकते हैं अगर दोनों के फैक्ट याद नहीं है तो, कि ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व हीरे से ज्यादा होता है। संकरण आप देखेंगे sp3, इसका हो गया sp2। परतों के मध्य दूरी यहाँ पे भी ये ज्यादा है कि ये तो है 3.40 और हीरे में जब आप देखेंगे, हीरे में आपके पास में 1.54। नहीं, वो परतों के मध्य दूरी, ये तो कार्बन कार्बन बंध दूरी है, कार्बन कार्बन बंध दूरी इसमें क्या है 1.54 और परतों के मध्य दूरी क्या है 3.40। आगे हम देखेंगे इसका उपयोग। उपयोग क्या होगा कि उपयोग सबसे पहली चीज तो इसको बताई थी कि पेंसिल में इसका उपयोग होता है। फिर दूसरा इसका है शुष्क सेल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, और नाभिकीय परमाणु भट्टी में रिएक्टरों में क्या होता है इसमें मंदक के रूप में। मंदक क्या होगा, ये देखिए नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। मंदक ऐसे, जब नाभिकीय परमाणु भट्टी होती है उसमें क्या होता है, नाभिकीय संयोजन या वियोजन के द्वारा उसमें हमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब जब वो अभिक्रिया एक बार स्टार्ट कर दी तो वो अभिक्रिया इतनी ज्यादा बढ़ सकती है, इतनी ज्यादा बढ़ के कि वहां पे विस्फोट भी हो सकता है, कि जैसे परमाणु विस्फोट हो सकता है, जैसे बम बनाए जाते हैं उस तरीके से परमाणु विभाग अनियंत्रित होकर के वो गति जब बहुत तेजी से चलती जाएगी तो वहां होगा परमाणु विस्फोट हो जाएगा। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमें, हमारे पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि जो वो अभिक्रिया स्टार्ट हो चुकी है उसको थोड़ा सा धीमा किया जा सके, अपने हिसाब से उसको कम किया जा सके, उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। तो वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, नाभिकीय रिएक्टरों में क्या चीज होती है, नाभिकीय परमाणु भट्टी में
ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, भारी जल, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है कि मंदक के रूप में। मंदक मतलब धीमा करना, जैसे कि आपकी गाड़ी में ब्रेक, जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुकेगी, उसी तरीके से मंदक की तरह से ये थोड़ा सा धीमा कर सकता है उसकी स्पीड को। फिर ग्रेफाइट उष्मागति के रूप से सर्वाधिक स्थायी है। ये भी एक बहुत काम की चीज़ है कि उष्मागति के रूप से सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, ग्रेफाइट। उष्मागति के रूप से सर्वाधिक स्थायी है ग्रेफाइट, यानी कि हीरा भी इतना स्थायी नहीं है जितना ग्रेफाइट है उष्मागति के रूप से। उष्मागति सीधे सीधे ऐसा पूछा जाता है कि उष्मागति के रूप से सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, या काजल, कोयला, कुछ भी, तो उसमें होगा आपके पास में ग्रेफाइट। इसको आप वापस से देखेंगे कि ग्रेफाइट में क्या होंगे, एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, उसमें षटकोणीय वलय संरचना पाई जाएगी, एक द्विबंध होगा और द्विबंध के कारण उसमें संरचना मतलब परतों के रूप में जमी हुई होती है जिसकी वजह से वो फिसल सकती है। संकरण sp2 होगा, वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, जबकि हीरा क्या होता है, हीरा कुचालक होता है। sp2 संकरण पाया जाएगा, कार्बन दो परतों के बीच में दूरी होगी 340 पिकोमीटर, और फिर उसके बाद में उसका विशिष्ट घनत्व होगा 3.51। उपयोग आपको पता है, पेंसिल, शुष्क सेल, स्नेहक के रूप में, नाभिकीय परमाणु में मंदक के रूप में, और ये उष्मागति के रूप से सर्वाधिक स्थायी है। आगे हम देखेंगे फुलरीन। फुलरीन क्या कि फुलरीन होती है एक ऐसी संरचना, जैसे आप ये देखो ये वाले चित्र में फुटबॉल आपने देखी, फुटबॉल सेम फुटबॉल की तरह एक संरचना होती है, इस तरीके से फुटबॉल की जैसे इस संरचना को, इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन, कार्बन एक अलग संरचना में व्यवस्थित होते हैं, कुछ तो इसमें 5 जुड़ते हैं, कुछ इसमें 6 जुड़ते हैं, इसकी पूरी एक अलग से संरचना होगी, हम अलग से देखेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा कि फुटबॉल या जियोडेसिक गुंबद के तरह इसकी संरचना होगी, या तो फुटबॉल की तरह या जियोडेसिक गुंबद। जियोडेसिक गुंबद कैसे कि आपने देखे होंगे डोम, कई बर्फीली प्रदेशों में बने होते हैं या विदेशों में कई तरीके से इस तरीके से घर या कोई बड़ा मॉल या कोई संरचना बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, आप जब इतना देखेंगे सिर्फ इतना, ऐसी ऐसी सी संरचना बनी हुई होगी इस तरीके की, उसमें सेम इसी तरीके से यहाँ पे गुंबद बने हुए होंगे, और ये जो संरचना बनेंगे, एक से ये दूसरा, दूसरे से ये जुड़ा हुआ, ये आपस में जुड़े होकर के इस तरीके की संरचना बनाएंगे, ये होता है जियोडेसिक गुंबद। ये गुंबद मतलब पर्यावरण के लिए मतलब लाभदायक होते हैं, ये भूकंप रोधी होते हैं, मतलब भूकंप नहीं आता, इस तरीके के मकान भी बनाए जाते हैं, ये जियोडेसिक गुंबद होता है। तो ये बनाया गया सबसे पहले जो बंकमिस्टर फूलर था, उन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने क्या ज्ञात किया कि जो C60 नाम का जो ये C60 नाम की जो संरचना बन रही है इसमें फुलरीन की, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होंगे, वो सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इसके अंदर 60 कार्बन परमाणु होंगे तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा, और ये खोज की थी किसने, बंकमिस्टर फुलर ने। इसलिए उनके नाम पर इसको क्या कह दिया, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया फुलरीन। अब फुलरीन में ये बताई दिया कि सबसे स्थायी फुलरीन कौन सा है, C60, जिसको दूसरा एक और नाम होता है बक्की बॉल, बक्की बॉल भी इसको कहा जाता है। C60 नाम की जो संरचना है स्थायी फुलरीन बनाती है और इसको बक्की बॉल कहा जाता है। इनकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल के समान या जियोडेसिक गुंबद के समान। ये जियो, इसको आधा कर दोगे आप, ये समझ लो कि ऐसा होता है जियोडेसिक गुंबद। फुटबॉल तो बिल्कुल ऐसी कैसी होती है, फुटबॉल तो आप देख के समझ ही गए कि ये फुटबॉल या जियोडेसिक गुंबद के समान इसकी संरचना होती है। आगे हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी होगी, 1.40 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन बंध लंबाई, इसमें जो कार्बन कार्बन बंध लंबाई है वो हीरे से कम है, इतना आप देख सकते हैं। इसमें संकरण क्या है, इसमें भी sp2 संकरण पाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी कई जगह पे द्विबंध होते हैं, तो sp2 संकरण इसमें पाया जाता है। हीरे में कौन सा है, sp3, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। फुलरीन में क्या है, sp2। ग्रेफाइट में क्या है, sp2। आगे हम देखेंगे इसके C60, जो मैंने बताया कि एक विशेष होता है, विशेष प्रकार का फुलरीन है C60, जिसको बक्की बॉल भी कहते हैं। बंकमिस्टर फुलर ने इसको इसके ज्ञात किया। अब इसमें क्या होगा कि इसकी संरचना बिल्कुल फिक्स, एक स्थायी संरचना, सबसे ज्यादा स्थायित्व किसमें होता है, C60 में। अब इसमें क्या होंगे, 32 फलक, इसमें 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 तो होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय। ये आप देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम करके भी बता सकता हूं उसको। जूम, आप यहां देखिए कि ये, अगर ये देखेंगे तो हम यहाँ पे होंगे पंचकोणीय। ये वाली जो संरचना बन रही है ये तो हो रही है पंचकोणीय, 1 2 3 4 5। लेकिन इस वाली संरचना पे हम ध्यान देंगे, किस पे, जैसे इस पे ध्यान देंगे, ये बन रही है हमारे षटकोणीय। कहाँ, ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो 20 तो होगी इसमें पंचकोणीय, और ये रहा 20 तो होगी इसमें षटकोणीय और 12 होगी इसमें पंचकोणीय।
तो दोनों तरीके की इसमें संरचनाएं होती है और टोटल होते हैं इसमें 32 फलक। तो ये संरचना क्या कहलाएगी? C60 कहलाएगी। और इसमें क्या होगा? इसका उपयोग उपयोग क्या क्या होगा कि प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग बनाने में, आणविक बेयरिंग होते हैं छोटे छोटे बेयरिंग बोलते हैं जिनको, वो आणविक उपयोग में जो लिए जाते हैं उनका उपयोग जो बनाया गया वो आणविक बेयरिंग बनाने में। इसके अलावा ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो उससे ग्रेफाइट से क्या बनाया जा सकता है? फुलरीन। जब ग्रेफाइट था यानी कि वो जो पेंसिल के नुक की हम बात कर रहे थे, उसको इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो उससे भी फुलरीन बनाया जा सकता है। तो ये फुलरीन की कुछ खास बात हुई जिसमें हमने देखा। ये वापस से ये देखिए कि फुलरीन में क्या हो गया? एक फुटबॉल के समान संरचना जिसमें जियोडेसिक गुंबद होता है। जियोडेसिक गुंबद के अंदर इसको बंकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नामकरण किया गया। C60 एक फिक्स संरचना है जिसको बकी बॉल कहते हैं। और C60 में 20 तो होते हैं इसमें षटकोणीय और 12 होते हैं इसमें पंचकोणीय। इसका संकरण sp2 होता है। बंद लंबाई 1.40 होती है। 20 षटकोणीय 12 पंचकोणीय होते हैं। 32 टोटल फलक होते हैं। और ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक। ये ध्यान रखना है, हीरा और फुलरीन दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है ग्रेफाइट। आगे प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण, ये इसके उपयोग है। उपयोग से कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसकी संरचना के आधार पर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे थोड़ा सा और देखेंगे। ये तो हमारा हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कैसे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया था। यानी कि पहले एक सिद्धांत था जैव सिद्धांत में, उसमें ये बोलते थे कि जो जितने भी कार्बनिक यौगिक जो बने वो एक जैविक शरीर से यानी कि सजीवों से ही निर्मित हो सकते हैं, तो इसको जैव सिद्धांत बोला गया था। अब उस जैव सिद्धांत का सबसे पहले खंडन किया था किसने? फ्रेडरिक वोलर ने। उसका खंडन किया। उसने एक तरह से क्या किया? उसने इसका खंडन करके एक यौगिक बनाया, क्या? यूरिया। जो सबसे पहला यौगिक जो बनाया गया वो यूरिया। और किससे बनाया? ये अमोनियम साइनेट से। ये आपको तीनों चीज याद रखनी कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया। तो इसलिए सबसे पहला यौगिक कौन सा बना? यूरिया। तो प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक इन्होंने फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया कि जब तक ये सिद्धांत चलता था कि सब कुछ ये सजीवों से बनाया जा सकता है, उन्हीं में कार्बन पाया जाता है, तो बिना कार्बन के आप इस तरीके का यौगिक नहीं बना सकते, तो इन्होंने ये प्रयोगशाला के अंदर दो चीजों को मिक्स किया, उससे बनाया अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट से फिर आगे बना दिया उसमें यूरिया। तो यूरिया के अंदर ये भी एक कार्बनिक यौगिक था। तो इन्होंने ये बना करके बताया कि अमोनियम साइनेट से मैंने यूरिया बना दिया। तो इस तरीके से क्या है कि यूरिया को जो बनाया है, तो ये प्रयोगशाला में बना हुआ पहला कार्बनिक यौगिक था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। ये बनाया बताने वाले सबसे पहले फ्रेडरिक वोलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले जो बना था वो यूरिया था और बनाया था फ्रेडरिक वोलर ने। और किससे बनाया था? ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। इन्होंने बनाया था अमोनियम साइनेट से, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अमोनियम साइनेट से पहले बनाया गया था यूरिया। फिर उसके अलावा हम देखेंगे संयुक्त रूप से भूपरपट्टी यानी कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की जो परत है उसके अंदर जो खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों में केवल ये 10 नहीं है, ये 0.02, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि 0.02%, 0.02% इसमें कार्बन उपस्थित होता है। यानी कि भूपरपट्टी के खनिजों में कितना होता है? 0.02% उसमें कार्बन उपस्थित होता है। सिर्फ इतना सा कार्बन उसमें उपस्थित हो रहा है। आप देख लिए कि 0.02% उसमें कार्बन उपस्थित हो रहा है। फिर भी हमारे पास में जितनी भी ज्यादा चीजें पाई जा रही है उन सबके अंदर कार्बन है। तो सोच लो कार्बन कितना कम होते हुए भी कितना ज्यादा उपयोगी है। हर चीज के अंदर आपको कार्बन मिलेगा। ज्यादातर लगभग जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलेगी अपने आसपास के पर्यावरण में, उन सभी में कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उन सभी में जब कार्बन पाया जा रहा है, अब आप सोच लो है कितना सा कि ये है तो इतना सा, लेकिन मिल रहा कितना ज्यादा है, उपयोग कितना ज्यादा आ रहा है। कोई चीज छोटी सी होकर के, जैसे कि हमारी क्लास बिल्कुल कम है, संक्षिप्त है, नोट्स एक लिमिटेड नोट्स है, क्लासेस भी लिमिटेड है, लेकिन आपके जब एग्जाम होगा तब एग्जाम में आपको पता लगेगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चन इस क्लासेस से पूछे गए हैं। आपको एक्स्ट्रा ज्ञान जबरदस्ती का मटेरियल मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है कि फालतू ज्ञान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना आप पढ़ोगे, आपको इसमें से सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। जो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट है वही मैं लेकर के आया हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हम चल रहे हैं। अभी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से कैसे कि जो इतना सा होते हुए भी कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि कोयले में, पेट्रोलियम में, कार्बोनेट में, सब में पाया जाता है। इसी तरीके से क्या होगा कि वायुमंडल में, आपको पता है कि वायुमंडल में
नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा है, ऑक्सीजन कितनी है, लेकिन आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03। सिर्फ इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन तो है ही, तो कार्बन कितना सा है आप ये सोच लो, 0.03 में भी कार्बन और कम है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन तो इससे भी कम है। यानी कि वायुमंडल में आप सोचो कि कितना कम कार्बन है, भूपर्पटी में कितना कम कार्बन है, लेकिन फिर भी कार्बन के कितने ज्यादा यौगिक बनते हैं, कितनी ज्यादा चीजें बनती है। आप देखेंगे साबुन, सर्फ, पेस्ट, फेस वॉश, क्रीम, सबके अंदर कार्बन पाया जाएगा। जो भी चीजें आप जला रहे हो, जलाने वाली चीजों में, जो भी आप चीजें खा रहे हो, वसा, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबके अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कपड़े जो आप पहन रहे हो उसके अंदर कार्बन है, पेन जो आप लिख रहे हो, ये बोर्ड जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें बनी हुई है, मोबाइल के अंदर जो चीज़ें बनी हुई है, सबके अंदर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। तो इसलिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखेंगे कार्बन के कुछ यौगिक। अब कार्बन के कुछ यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है। जैसे कि ये कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक हम देखेंगे। सबसे पहले एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका गलनांक होगा 290 और क्वथनांक होगा 391। इसी तरीके से आगे तीन चीजें और है। क्लोरोफॉर्म जिसका गलनांक होगा 209, एथेनॉल का गलनांक होगा 156 और मेथिन का गलनांक होगा 90। इसी तरीके से जब क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक एसिटिक एसिड का होगा 391, क्लोरोफॉर्म का होगा 334, एथेनॉल का होगा 351 और मेथिन का होगा 111। आप सोचेंगे कि इनको कैसे याद करेंगे, तो याद आपसे ये भले न हो, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा तो पता रख ही सकते हो कि एसिटिक एसिड का गलनांक सबसे ज्यादा है। इन जो चार चीज की बात कर रहे हैं, आपको गलनांक क्वथनांक हर चीज का होता है, लेकिन आपको सबका याद नहीं रखना, सिर्फ इन चारों का याद रखना है। और वो क्यों? क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी बुक में इन चारों की एक पूरी टेबल दी हुई है और यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 2 बार 3 बार जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी का पूछता है। एसिटिक एसिड का पूछ लेगा, क्लोरोफॉर्म का पूछ लेगा, या फिर एथेनॉल या फिर मेथेन। तो इन चारों के जब आपसे पूछा जा रहा है तो वो इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पेपर बनाने वाला भी आपके सामने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएगा। तो इन चारों के जब आप देखेंगे तो 290, 209, 156 और 90 आप देखेंगे लगातार घट रहा है। सीधा सीधा भी आपको याद नहीं किया जाए तो आपको इतना तो पता ही सकता है कि लगातार घट रहा है, तो आप इसका घटता हुआ क्रम याद रख सकते हैं कि गलनांक क्या है। गलनांक एसिटिक एसिड का सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है क्लोरोफॉर्म का, फिर उससे कम है एथेनॉल का और उससे कम है मेथेन का। मेथेन का हो गया मिनिमम, मेथेन का हो गया मिनिमम। तो इनका क्रम आप याद रख सकते हैं कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेन। AKAM, ये इसको देख लेंगे कि AKAM। एसिटिक एसिड, यहाँ पे ए भी दो है, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथिन। इस तरीके से आप इसका क्रम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें गलनांक एसिटिक एसिड में। क्वेश्चन यही पूछा गया कि सबसे ज्यादा गलनांक किसमें। ऑप्शन थे यही चारों, यही चारों ऑप्शन थे, क्वेश्चन पूछा गया आपके पास में। अगर आप इसको टेबल को नहीं देख के गए तो आप इसको करना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि आपको गलनांक क्वथनांक इस तरीके से सबके तो याद हो नहीं सकते। आप किस किस के याद करोगे, तो सिर्फ आपको इतना सा पता रखना है कि गलनांक क्वथनांक का जब क्रम पूछा जाए, क्रम सीधे क्रम भी पूछ सकते हैं, पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। इसमें क्वथनांक पूछ लेंगे सबसे ज्यादा सबसे कम, दोनों का क्रम, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो कि एसिटिक एसिड क्या है, गलनांक के 290, क्वथनांक के 391। आगे हम देखेंगे कि जब इनका क्रम देखेंगे तो क्रम तो इनका गलनांक का तो यही क्रम रहेगा जो जिसमें लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, फिर एथेनॉल और फिर मेथेन। लेकिन जब क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक में एक का क्रम चेंज होगा कि सबसे ज़्यादा तो है 391 एसिटिक एसिड का, फिर उसके बाद में 351 ये सेकेंड हो जाएगा, ये है एथेनॉल का, फिर ये हमारे पास में थर्ड हो जाएगा ये क्लोरोफॉर्म, और चौथे हो जाएगा मेथेन। तो पहले नंबर पे हो जाएगा। जब गलनांक की बात कर रहे हैं तब तो यही क्रम रहेगा, लेकिन क्वथनांक में क्या होगा, क्वथनांक में थर्ड वाला आगे आ जाएगा। तो एसिटिक एसिड, फिर एथेनॉल, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर मेथिन। इसमें तो सीधे ए से नंबर हो जाएगा कि AKM। किसी भी तरीके से आप इसकी ट्रिक बना करके शॉर्ट फॉर्म में, ये डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हो, पर एक तरीका याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा किसका है, एसिटिक एसिड। गलनांक भी क्वथनांक भी दोनों सबसे ज्यादा है एसिटिक एसिड के, और सबसे कम किसके, मेथेन के। गलनांक क्वथनांक दोनों सबसे कम है मेथेन के। इस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्रम याद कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो कि क्वथनांक है एसिटिक एसिड, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मेथेन। सबसे कम मेथेन का, सबसे ज्यादा एसिटिक एसिड का। इसको एज इट इज याद करना है। टेबल याद हो जाए तो और भी अच्छा,
याद नहीं हो तो आपको किसका ज़्यादा है और किसका कम है, अगर वो आपसे पूछ लिया जाए कि इसका इतना है और इसका इतना है, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले चार कि कौन सा असत्य है, आपको ये दिखा दिया जाए कि एसिटिक एसिड का आपको दे दे कि 391 है, और क्लोरोफॉर्म का आपको दे दिया जाए कि क्लोरोफॉर्म का जैसे यहाँ पे होता है 334, लेकिन आपको दे दिया जाए कि 111 है, फिर आपको मेथेन का दे दिया जाए कुछ और, तो आप ये सीधे से समझ जाएंगे कि एसिटिक एसिड के जस्ट बाद में तो क्लोरोफॉर्म था। तो उस, अगर आपको ये फैक्ट भी याद नहीं है, सिर्फ ये वाली बात याद है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो आप उसको आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलेंगे हम इसको आगे, बस आपको इसको क्रम याद रखना है। ये आप लिख सकते हो ट्रिक, चाहे तो आप खुद की बना सकते हो। आगे हम देखेंगे श्रृंखलन। श्रृंखलन कैसे, मैंने बताया कि कार्बन के पास में चार हाथ होते हैं फ्री एंड। अब चार हाथ, शुरुआत में तो हमने सिर्फ चार हाइड्रोजन जोड़ के बताया, लेकिन हमने आगे देखा कि हीरे में एक कार्बन से चार कार्बन जुड़े होते हैं, हीरा ग्रेफाइट में एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होते हैं, फुलरीन में कोई पंचकोणीय कोई षटकोणीय संरचना बनाई जाती है। तो इस तरीके से कार्बन एक लंबी श्रृंखला भी बना सकता है। लंबी श्रृंखला जो बनाई जाएगी उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, श्रृंखलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केटिनेशन। श्रृंखलन या केटिनेशन क्या होता है कि जब कार्बन या अन्य परमाणुओं से जुड़ करके एक जो लंबी श्रृंखलाएं बनाई जाती है, जब कार्बन से दूसरे परमाणु या ऑक्सीजन भी जोड़ सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी चीज़ें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके की चीज़ें आप जोड़ करके कार्बन की जो लंबी श्रृंखला बनाई जा रही है, उस लंबी श्रृंखला, एक चेन आप ही समझ लीजिए, जो चेन बनाई जाती है। चेन कैसे होती है, गले की चेन या फिर कोई भी बांधने की कोई चेन होती है, तो वो चेन लगातार एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। और ये जो श्रृंखला बनाई जाएगी, ये श्रृंखला बनाने की क्षमता, इसकी क्षमता कहलाती है आपके पास में श्रृंखलन या केटिनेशन। अब इस श्रृंखला से क्या होता है, कि श्रृंखला से क्या है, दूसरी चीज, एक और चीज बताएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन, जहां सिर्फ आपके पास में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, तो इनको जुड़ करके जो श्रृंखला बनाएंगे तब वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, जैसे आप देखेंगे कि CH4, C2H6, या कुछ भी C3H8, या फिर कुछ भी आप CnH2n+2, मतलब कितना भी आप, कितनी भी संख्या में चल जाओ आप, C11, H22, O11, इस तरीके की जो चीजें जहां कार्बन और हाइड्रोजन आपको पाए जा रहे हैं, वो श्रृंखला क्या कहलाएगी, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला क्या कहलाएगी, हाइड्रोकार्बन। और कार्बन की जो ये चेन बनाने की क्षमता है, वो चेन बनाने की क्षमता क्या कहलाएगी, ये श्रृंखलन या केटिनेशन। केवल ये डेफिनेशन थी। इसके बाद में हम हाइड्रोकार्बन जो देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ी हुई श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहलाती है, इसलिए हम उसका सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कैसे, कि हाइड्रोकार्बन किस किस तरीके के होते हैं, कुछ एकल बंध के भी होते हैं, कुछ द्विबंध के भी होते हैं, कुछ त्रिबंध के भी होते हैं, और अलग अलग तरीके से ये संरचनाएं बनाते हैं, कुछ सर्किल में, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। तो उनका हम एक पहले वर्गीकरण देखेंगे किसका क्या है, और हमारे काम की चीज हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन दो तरीके की श्रृंखला बनाते हैं, कि एक तो हो गया विवृत्त श्रृंखला और एक हो गई संवृत्त श्रृंखला। इसको बोलेंगे तो विवृत्त और संवृत्त। विवृत्त मतलब खुली हुई, संवृत्त मतलब चक्रीय। यूं देख लीजिए, इसका दूसरा नाम होता है एलिफेटिक या अचक्रीय। सीधे सीधे आप ये देख लीजिए कि ये तो हो गई अचक्रीय वाली और ये होती है चक्रीय वाली। जो सर्किल बना रही है, जो सर्किल बना रही है, चक्र बना रही है, वो चक्र वाले जो सर्किल टाइप से, मतलब जो इस तरीके की संरचना, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, इस तरीके की कोई सी भी संरचना बनाई जा सकती है। 2 3 4 कार्बन बंद, एक बंद श्रृंखला, जहां से शुरू हो रही है वहीं पे आके खत्म हो रही है, तो वो तो चक्रीय हो गई। एक चक्र बना रही है, चक्र। और जो चक्र नहीं बना रही वो अचक्रीय, वो क्या होगी, विवृत्त श्रृंखला। इसको एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक। और इसमें एलिफेटिक में जब हम देखेंगे, एलिफेटिक में दो तरीके की होती है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त कौन से, जिनका पेट भरा हुआ है। बताया मैंने कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको और ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो यानी कि किसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध। एकल बंध जिसके पास है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो जब इस तरीके की श्रृंखला होगी तो ये क्या होंगे, एक एक बंध, एकल बंध जुड़े हुए, तो ये तो होंगे संतृप्त। इनको ज्यादा भूख नहीं है, इनको कुछ ज्यादा लालच नहीं है, इनका जो है जिस तरीके से इनका काम चल रहा है। लेकिन असंतृप्त कैसा होगा, असंतृप्त होंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जैसे कि आपके पास में ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो करके एक आपके पास जुड़ी हुई हो ऑक्सीजन, और ये जुड़ी हुई हो डबल बॉन्ड से, दूसरा आपके पास में एक और जुड़ा हो हाइड्रोजन। तो एक तो हम बात कर रहे थे कि इससे जहां 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, और एक बात कर रहे थे इसमें एक जगह ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन क्या होगा, 2 हाथों से जुड़ता है, ऑक्सीजन 2 हाथों से जुड़ता है, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये हमेशा होता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से। तो कार्बन के 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इसको काम में आ गए। तो जब यहाँ जो बंध बना, ये डबल बॉन्ड बना, तो ये हो गया कौन सा, असंतृप्त, यानी कि इसको अभी और भूख है।
भूख ये असंतृप्त है, ये जल्दी से इसकी तुलना में थोड़ा आसानी से ही क्रिया कर लेगा और इसका बंध टूट करके कुछ और श्रृंखला या संरचना बना सकता है। तो ये होंगे असंतृप्त। असंतृप्त में कौन कौन से होंगे? जो जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरीके से, इस तरीके की श्रृंखला ये हो गई आपके पास ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध। ये संरचनाएं कैसे कैसे होगी कि विवृत श्रृंखला में दो तरीके के यौगिक होते हैं, एक संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त सेचुरेटेड जिसमें एकल बंध पाया जाए उनको क्या बोलेंगे आप? एल्कीन। एकल बंध वाले एल्कीन। और जिसमें द्विबंध पाया जाए वो कहलाए, एकल बंध कहलाएंगे एल्केन, द्विबंध कहलाएगा एल्कीन और त्रिबंध कहलाएगा एल्काइन। ये सिर्फ अनुलग्न यानी कि प्रत्यय, सिर्फ इसमें प्रत्यय चेंज हो रही है, एल्क तो सब में रह रहा है। ये तो क्या होंगे? एकल बंध। एकल बंध क्या होगा? एल्केन। एल्केन एन। और द्विबंध क्या होगा? एल्कीन इन। एन इन और आइन। और एल त्रिबंध क्या होगा? एल्काइन। तो जो संतृप्त होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, द्विबंध वाले एल्कीन और त्रिबंध वाले एल्काइन। सिर्फ इस तरीके से आपको देखना है, इसको अभी आप छोड़ दो, सिर्फ इतना देखना है कि विवृत श्रृंखला में क्या होते हैं? दो तरीके के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कौन से? जिनका पेट भरा हुआ यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। असंतृप्त कौन से? जिनको अभी तक भूख बाकी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। इनका हम आगे और वर्गीकरण करेंगे क्योंकि ये संरचनाएं आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कई जगह आपके पास में नाम लिखा हुआ था, मेथेन, मेथिन, मेथेन, एथीन, एल्काइन, मतलब प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो ये जो नाम लिखे हुए होते हैं, ये नाम कैसे लिखे जाते हैं? इस नाम में जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें आपको पहले नामकरण करना आना चाहिए। थोड़ा सा नामकरण कैसे कि जैसे कार्बन की संख्या अगर एक हो, इनकी गिनती होती है जो केमिस्ट्री की गिनती, कैसे? साइंस की गिनती ऐसे चलती है कि जब एक हो तो इसको साइंस में बोला जाता है मेथ। मतलब जब एक कार्बन की कोई श्रृंखला बनेगी, जैसे कि ये CH4, यहाँ पे एक कार्बन है, जब इसका नाम लिखना है आपको तो इसका नाम लिखने के लिए इस कार्बन को क्या बोलोगे आप? मेथ। मेथ, ठीक है। दो कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे एथ। जैसे मान लो C2H6 है या C2H8 है, कुछ भी हो, यहाँ पे कार्बन यहाँ दो है, कार्बन दो है तो उसको क्या बोलेंगे? एथ। तीन कार्बन होगा तो प्रोप, और चार कार्बन होगा तो ब्यूट, फिर पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट, आठ ओक्ट, नॉन और डेक। तो इनको आपको एक गिनती की तरह याद रखना है कि मेथेट, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। अब इनको आप गिनती की तरह याद करोगे तो सिर्फ आप ये चार याद कर लो, बाकी की मैं करा दूंगा। चार तो आप याद कर लो। मेथ मतलब एक, मेथ मतलब मेथ, मेथ्स, मेथ्स मतलब एक। सबसे ज्यादा जटिल कौन सा लगता है आपको? मेथ। तो मेथ यानी एक। एथ, मेथ के बाद में एथ, मेथ एथ मिलते जुलते हैं तो एथ नंबर दो। फिर प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये चार आप याद रख लेंगे कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एक दो तीन चार, चार तो आप याद रख लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे पेंट, पांच से जुड़ा हुआ नाम है पेंट, पैसे पांच, पैसे पेंट, हिंदी से ऐसे याद रख लो। फिर हेक्स, हेक्स कैसे? इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिक्स, साइंस में इसको बोलेंगे हेक्स, सिक्स हेक्स, मिलते हुए लग रहा है। सात हेप्ट, सात हेप्ट। आठ ओक्ट, आठ ओक्ट। नौ नॉन, नौ से तो नॉन, और 10 से डेक, 10 डेक। ये आपको नाम से पता लग जाएंगे। बाकी के तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। ओक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेक मतलब 10, हेक्स मतलब 6, हेक्स 6, हेप्ट 7, पेंट 5। आपको शुरुआत की याद रखना कि मेथ सबसे मुश्किल, मेथ, मेथ मतलब एक, एथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। आप एक से लग के 10 तक आप इसको याद कर लेंगे। सिर्फ ये चार पांच भी याद कर लेंगे तो भी आपके लिए काम चल जाएगा। इतने से भी चार पांच तो आप याद ही कर सकते हो, बाकी के आपको देखने से पता लग जाएंगे। तो जी ये हो गया पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न के बाद में जब हम आगे जोड़ेंगे, पूर्व लग्न से क्या कितना जुड़े हुए हैं, कितने उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, ये उसके आधार पर उसका नामकरण होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने तीन चीजें देखी। एक तो हो गया संतृप्त जिसमें हो गया एल्केन, फिर दूसरा हो गया असंतृप्त जिसमें हो गया एल्कीन और एल्काइन। इन तीनों के बारे में जब हम देखेंगे अलग से, तो एल्केन में क्या होता है? एकल बंध। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एल्केन में होगा एकल बंध, एल्कीन में होगा डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध। आगे फिर देखेंगे इसका सूत्र। सूत्र कैसे? सूत्र आपको एक का याद रख लो, बाकी के सूत्र बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। एल्केन का सूत्र होगा CN
H2n प्लस 2। कैसे? जब C का n का मान आप 1 रखेंगे, मान लीजिए आपको एक कार्बन के लिए निकालना है, तो n की जगह आप 1 रखेंगे तो C 1, और H की जगह भी आप रखेंगे H2n, 2 इंटू 1 प्लस 2, ये प्लस 2 हो गया। तो आप इसको जब लिखेंगे ये बन जाएगा C तो एक ही है, और H कितना हो गया, 2 और 2 4, यानी कि CH4। ठीक है, CH4 एक कार्बन के लिए बना CH4। मान लीजिए n बराबर, ये तो एक था, मान लीजिए n बराबर 2 लिखना हो आपको। जब 2 लिखना हो तो यहाँ पे C2, तो H कितने आएंगे यहाँ पे, H यहाँ पे आएंगे, H आएंगे आपके पास में 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि आपके पास हो जाएंगे C2H6। इसी तरीके से n बराबर जब 3 के लिए लिखना हो तो आपके पास में आ जाएंगे C3H8। तो इसको डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में याद रख के लिख सकते हैं कि आपको जब पूछे जाए कि जब आपको पूछ ले 4 कार्बन के लिए क्या होगा, तो 4 कार्बन के लिए निकालना हो तो कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, दुगने से 2 ज्यादा, CnH2n प्लस 2। सिर्फ इतना से याद रखना है कि दुगने से 2 ज्यादा। तो इसका दुगना हो गया 8, और 8 से दुगना 2 ज्यादा, यानी कि 10। जब इतने कार्बन के साथ इतने हाइड्रोजन हो तब तो क्या होगा, वो एल्केन। ठीक है, फिर एल्कीन कब होगा, जब आपके पास में होगा CnH2n। यहां देखेंगे कि CnH2n यानी कि जस्ट दुगना। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 4। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8। अब यहां देखो 4 कार्बन में यहां हाइड्रोजन आ रहे 10, और यहां 4 कार्बन में हाइड्रोजन आ रहे 8। तो इससे आपको यह पता लगेगा कि जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो ये क्या कहलाएंगे, एल्कीन। ये एल्कीन है, ये एल्केन है। इसी तरीके से जब एल्काइन की बात चलेगी तो एल्काइन में क्या होगा, CnH2n माइनस 2। यही हम 4 कार्बन के लिए देखेंगे कि Cn मतलब दुगने से 2 कम, CnH2n माइनस 2 दुगने से 2 कम। तो यहां देखेंगे कि जैसे 4 कार्बन के लिए कार्बन की संख्या 4 हो गई तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से 2 कम, 4 का दुगना 8, 8 से 2 कम कितना हुआ, 6। अब यहां हम कंपेयर करके देखते हैं कि जब 4 कार्बन के लिए हमने देखा ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, कैसे कि 4 कार्बन के लिए यहां पे तो हाइड्रोजन आ रहे 10, यहां पे हाइड्रोजन आ रहे 10, यहां पे हाइड्रोजन आ रहे 8, और यहां पे हाइड्रोजन आ रहे 6। कार्बन सब में 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या आप देख करके इनका नामकरण कर सकते हैं। नाम से आप बता देंगे कि 6 हाइड्रोजन है तो वो एल्काइन है, 8 हाइड्रोजन जस्ट डबल है तो वो है एल्कीन, और दुगने से 2 ज्यादा है तो वो है एल्केन। फॉर्मूला आपको सीधे याद हो गया होगा कि CnH2n प्लस 2 दुगने से 2 ज्यादा, 2n प्लस 2 हाइड्रोजन कितने, दुगने से 2 ज्यादा, या फिर सिर्फ दुगना, या फिर दुगने से 2 कम। ये आपको फॉर्मूले याद हो गए। इनसे इसकी पहचान हो सकती है कि कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है। और इसमें अगर ये एल्केन है तो इसमें अनुलग्न यानी कि सफिक्स, पीछे पीछे लगने वाला सफिक्स, प्रत्यय, आप यूं समझ लो प्रत्यय। अनुलग्न क्या लगेगा इसमें, एन, इसमें क्या लगेगा, इन, और इसमें लगेगा आइन। यानी कि नामकरण जब हम इसका करेंगे, नामकरण इसका इस तरीके से हो जाएगा, कार्बन की संख्या जब 4 है तो कार्बन के 4 का मतलब हो गया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट तो हो गया आपके पास में सब में, यहां भी कार्बन 4 है, यहां भी कार्बन 4 है, यहां भी कार्बन 4 है, तो ब्यूट तो इसमें पहले से हो गया, ब्यूट। अब हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 ज्यादा है तो अनुलग्न यानी कि सफिक्स क्या लग जाएगा आपके पास में, एन, तो ब्यूट एन। संधि में जैसे आप जोड़ते हैं इसको तो वही आप इसको लिख देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अगर यहां पे आपके पास में जस्ट डबल है, हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल है, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, और उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन यानी कि 8 हाइड्रोजन, क्या हुआ आपके पास, एल्कीन, और एल्कीन का अनुलग्न क्या हुआ, इन, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे यहां पे दुगने से 2 कम है तो ब्यूट, और यहां पे प्रत्यय क्या हुआ, आइन, सफिक्स ब्यूट और आइन, तो यहां हो गया ब्यूटाइन। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। इसलिए आपको कार्बन की संख्या के नाम पता होने चाहिए कि एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, 3 को प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके का याद किया। और इधर क्या हुआ, एन, इन, आइन, तो इनसे आप जोड़ करके इनका नाम बना सकते हैं। अगर मैं आपको दूं तो आप ये मान लीजिए आपके पास में ये C5H10, और आपके पास में एक है C5H12, और आपके पास एक है C5
H8। इन तीनों के नाम आपको कमेंट में लिख देने हैं। अगर ये लिख दिए तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसी का प्रूफ है कि आप उसमें कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है। अब आप इसका नामकरण लिख देंगे कमेंट में। आगे हम देखेंगे कि इसके अनुलग्न हो गए एन, इन और आइन। अब ये होता है संतृप्त। आपको पता है कि एल्केन संतृप्त यानी कि इसका पेट भरा हुआ है, संतृप्त। एल्कीन हो गया असंतृप्त और एल्काइन हो गया असंतृप्त। ये रहा, हमने यहाँ देखा था कि ये तो होते हैं संतृप्त, संतृप्त में होते हैं एल्केन। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड, असंतृप्त होते हैं अनसेचुरेटेड। तो एल्कीन और एल्काइन क्या होंगे? अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। फिर इनका अन्य नाम, जैसे दूसरा नाम होता है जैसे घर का नाम, जैसे आपका बाहर का स्कूल में डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है और घर पे आपको कुछ और नाम से बुलाया जाता है, वैसे आप ये समझ सकते हैं कि एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन। एल्कीन का होता है ओलेफिन और एल्काइन का होता है एसिटिलीन। सुना होगा आपने एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस आपने सुना होगा पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से कि एसिटिलीन, पैराफिन, ओलिफिन, एसिटिलीन, ये नाम भी आपको याद रखने हैं कि एल्केन को ये नाम से, डायरेक्ट सूत्र से, बंध से, संतृप्त है क्या, संतृप्त है, अनुलग्न क्या है, या फिर इनका नाम पूछ लिया जाए। इस तरीके के लिए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीईटी से लेकर के फर्स्ट ग्रेड तक आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसलिए इनके नाम आपको पता करना, बहुत अच्छे से पता रखना आने चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को ये आती होगी क्योंकि अब तक तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग की है। ये जो कार्बन चैप्टर आपने अभी तक किया है ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। आगे हम देखेंगे इसमें और भी चीज़ें आएगी, लेकिन वो चीज़ें आपको हार्ड लगेगी उससे पहले मैं आपके लिए वो ईजी बना दूंगा। ईजी बनाने का काम मेरा है, बस पढ़ते रहने का काम आपका है। सिर्फ इनका रिविजन करना है आपको। रिविजन करते हुए हम इसको देखेंगे, इतना काफ़ी होगा। आज के लिए क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो रिवीजन अगर हम इसका देखते हैं तो 2 मिनट के लिए अंदर आप देखोगे तो 2 मिनट में आपका इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। कार्बन 6 परमाणु क्रमांक और इसका जो परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या इसकी 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 6 होगी, प्रोटॉन की संख्या 6 होगी, लेकिन न्यूट्रॉन जब हम निकालेंगे तो वो भी 6 ही आ रहा था। और संयोजकता, संयोजकता कार्बन की होगी 4, यानी कि उसके पास 4 हाथ है, वो 4 लोगों के साथ में जुड़ सकता है। चार, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन वो क्या कर रहा है? दोनों ही काम नहीं कर रहा। वो एक बंध बना रहा है जिसको बोलेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वो 4 लोगों से बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुसंयोजी। संरचना होती है इसकी ज्यामिति समचतुष्फल की है, और इसका बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद में अपना ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो तरीके के अपर रूप होते हैं। क्रिस्टलीय में सबसे पहला था हीरा। हीरा जो कि दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फल के बनाता है क्योंकि वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर। फिर आगे देखेंगे कि विद्युत का सुचालक था क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। sp3 इसका संकरण था। संकरण आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि sp3 संकरण, क्योंकि संकरण आपके चैप्टर में मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। आप सिर्फ इतना ही याद रख लो कि sp3 संकरण होता है। संकरण निकालवाएगा नहीं, कैसे पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा कि हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है। फिर इसकी चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, क्योंकि प्रकाश आपके चैप्टर में नहीं है। फिर आगे सिर्फ इतना याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण गलनांक होता है 3800, जैसे 4800 पे ग्रेड वैसे ही इसका 3843 गलनांक। विशिष्ट घनत्व हो गया 2.25, और इसको काम इसका होता है फोनोग्राम की सुई बनाने में, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें एक कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ होगा। ये परत के रूप में होता है, परत फिसल सकती है इसलिए मुलायम होता है थोड़ा, और चमकदार होता है, फिसलनशील होता है। ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ये तो क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। विद्युत और ऊष्मा का ही होता है सुचालक। उसके बाद में इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। ये काले दूसरे रंग का होता है, चमकदार होता है और फिसलनशील होता है। विशिष्ट घनत्व 3.51, और इसमें इंपॉर्टेंट है ये क्या, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और उपयोग आपको याद होंगे वैसे भी। फिर ग्रेफाइट उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है ग्रेफाइट। आगे हम देखेंगे कि फुलरिंग की संरचना थी जियोडेसिक गुंबद के समान या फुटबॉल के समान। जियोडेसिक गुंबद या फुटबॉल नामकरण था बंकमिस्टर फुलर के नाम पे। इसमें सबसे स्थायी होता है C60 के अंदर क्या होता है कि 20 तो उसमें होती है षटकोणीय, और 12 होती है उसमें पंचकोणीय। टोटल होते हैं इसमें 32 में से 20 तो ये और 12 ये, 20 + 12 32। ये विद्युत का कुचालक होता है। जैसे हीरा विद्युत का कुचालक है, फुलरीन भी विद्युत का कुचालक है, और C60 सर्वाधिक स्थायी है। इसका बंध कोण, कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है 1.40। संकरण इसमें भी sp2, केवल हीरे में sp3 था। फिर इसका उपयोग क्या हुआ? आणविक बेयरिंग बनाने में। अब एक चीज है कि ग्रेफाइट से
फुलरीन बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है कि इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म करने पर ग्रेफाइट से फुलरीन बनाई जा सकती है। फिर इसके मुख्य बिंदु थे कि प्रयोगशाला में सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। और यूरिया किससे बनाया गया था? सबसे पहले अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से किसने बनाया? ये था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में बनाया था यूरिया। आगे इसको देखेंगे कि इसमें ऊपर पट्टी में 0.02% खनिज ये कार्बन पाए जाते हैं, खनिजों में कार्बन होता है, और वायुमंडल में भी जो गैस पाई जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इसके बावजूद भी कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे काम की चीज इसमें यही है कि अमोनियम साइनेट से यूरिया, अमोनियम साइनेट से जो यूरिया बनाया गया वो फ्रेडरिक वोलर ने बनाया। उसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल, एथेनॉल और मेथेन। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेन, ये तो इनका गलनांक का क्रम है। और क्वथनांक में क्या होगा? क्वथनांक में ये वाला अगला चला जाएगा और ये वाला पिछला जाएगा, बस इतना ही अंतर है। शुरुआत तो वही एसिटिक एसिड है, अंत में वही मेथेन है, बस एसिटिक एसिड, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और मेथेन, ये क्वथनांक का क्रम। ये आपको टेबल से याद रख लेना है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि चाहे गलनांक हो चाहे क्वथनांक हो, सबसे ज्यादा किसका है? एसिटिक एसिड का। गलनांक या क्वथनांक दोनों सर्वाधिक है एसिटिक एसिड के। इतना तो आप याद ही रख लोगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा जा चुका है 2 बार, तो कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका है? ऑप्शन यही चारों आते हैं, तो सबसे ज्यादा गलनांक एसिटिक एसिड का और सबसे ज्यादा क्वथनांक एसिटिक एसिड का। जब ज्यादा पूछ लिया तो कम भी पूछ सकता है। कम किसका है? ये मेथेन का। मेथेन का इसमें भी कम है, गलनांक भी मेथेन का कम है और क्वथनांक भी मेथेन का कम है। और ये चारों ही इसलिए क्योंकि ऐसी की ऐसी टेबल आपके पास में 10th की बुक में दी हुई है। 10th में शायद तीसरा चैप्टर है जिसके अंदर ये बुक, ये पूरा चैप्टर उसी तरीके से, ये जो हमारे नोट्स है ये भी पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। आगे हम देखेंगे श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है, इसमें लंबी श्रृंखला बनाते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 2 तरीके की श्रृंखला होती है, या तो विवृत या फिर समृद्ध। समृद्ध कौन सी होती है? सर्किल जो बनाती है, चक्रीय। और विवृत कौन सी होती है? जो खुली होती है, खुली सीधी कैसी भी हो सकती है, खुली। उसमें भी 2 तरीके के होते हैं। विवृत हम पढ़ रहे थे, विवृत में 2 तरीके के होते हैं, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त और अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। तो संतृप्त असंतृप्त में हम देखें, संतृप्त कौन से? जैसे एल्केन। संतृप्त कौन से? सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन। और असंतृप्त कौन से? एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने देखा कार्बन के नाम। अब इसमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इन तीनों के आपने बंधों के देख करके इसके नाम बनाना सीखे। और ये हमारी क्लास आज के लिए इतनी पर्याप्त है। ये क्लास लंबी जरूर है, लेकिन आपको अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है। क्लासेस आपको अब यही इसी तरीके से मिलती रहेगी क्योंकि हमारी पीडीएफ अब तैयार हो चुकी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्लास पूरी आएगी, साइंस पूरी मिलेगी आपको, नेक्स्ट इंग्लिश भी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस आप विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको साइंस की क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई अब भी इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि सर आज ही मुझे ये क्लास पता लगी और ये क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो आप उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो कहीं और कोचिंग कर रहे हैं, किसी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए फीस दे करके, हजारों रुपए फीस दे करके जब वो पढ़ रहे हैं, तो वो कंपेयर कर सके कि वो क्या पढ़ रहे हैं और वो कितने पानी में, कि जब पता लगे कि असल फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वैसा उनको मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। वो जब कंपेयर कर पाएंगे तब उनको पता लगेगा कि असली चीज़ में और उसमें फ़र्क क्या है। और ये क्लासेस यूट्यूब पे निःशुल्क संचालित की जा रही है, तो शेयर करने में आपका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। आपको भी ये है कि वो सोचेगा कि यार बहुत अच्छी क्लास उसने शेयर की। तो बस बिल्कुल अपने दोस्तों का अगर आप भला चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, और भला नहीं चाहते तो आप कोई बात नहीं, फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस यही मेरी आपसे उम्मीद है। इसका नाम आप बताएंगे इसके कमेंट में, और जैसे आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो उस तरीके से हम इसकी क्लासेस आगे लगातार चलती रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।